हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। बहुत सारी कुछ बातें हैं क्रिकेट फील्ड के हवाले से, एक एक करके सभी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला, कल पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच पर्थ पे खेला जाना है और मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस हवाले से नहीं क्योंकि पाकिस्तान एक टफ कंपटीशन देगा, बट इस हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया के जो डेविड वार्नर है वो अपने अब टेस्ट कैरियर को अपना विराम दे रहे हैं और और एक तरह से रिटायरमेंट ले रहे हैं टेस्ट क्रिकेट पे, जो कि ऑस्ट्रेलियन के लिए काफ़ी इमोशनल बातें होंगी, स्पेशली आफ्टर डेविड वार्नर ने जो सैंड पेपर गेट का जो इंसिडेंस हुआ। उसके बाद फिर जब क्रिकेट टीम में वापस 1 साल का बैन लगा, उसके बाद फिर वो वापस आए। वापस आने के बाद फिर वो टीम का हिस्सा बने। 2019 का वर्ल्ड कप किसी के लिए अच्छा नहीं गया ऑस्ट्रेलियंस के, और उसके बाद वहां से ऑस्ट्रेलिया टीम जो बाउंस करना शुरू की 2020 में T20 वर्ल्ड कप सबसे पहले जीता। उसके बाद 2022 2023 में टेस्ट चैंपियनशिप जीता। 2023 में वर्ल्ड कप उन्होंने जीता। और पैट कमिंस बहुत ही कम समय में एक अच्छे कप्तान साबित हो रहे हैं, जिन्होंने ओडीआई का वर्ल्ड कप भी जिताया और अपने देश को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी बनवाया। तो ये जो पीरियड होता है ना एज अ कैप्टन, बहुत ही ग्लोरीफाइंग पीरियड होता है, जहां पर आप एज ए नेशन एज ए टीम खेल रहे होते हैं। और पैट कमिंस एक अच्छे लीडर साबित हुए हैं अपनी टीम के लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए, और अपने सिलेक्टर्स ने जो जो सिलेक्टर्स ने उन पर भरोसा दिखाया, उन पर वो खरा उतरे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये मैच जो खेला जाना है वो पर्थ में खेला जाना है, और पर्थ जो ट्रेडिशनली जो पिच है पर्थ की, वो बाउंसी एंड क्विक होती है। बैट्समैन को एडजस्ट करने में थोड़ा यहाँ पे स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के जो बैट्समैन होते हैं उनको एडजस्ट करना यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा जब भी कोई कंट्री टूर करती है तो वो सबसे पहले उनको गाबा में खिलाती है या फिर पर्थ में खिलाती है। और अगर आपको पर्थ मिलता है खेलने को, तो वो समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर टफ से टफेस्ट कंडीशन मिलेगी खेलने के लिए। और जो उनके क्यूरेटर है मिस्टर आइजैक मैकडोनाल्ड, उन्होंने भी ये दावा किया है कि लास्ट ईयर जो वेस्ट इंडीज के साथ उनका जो पर्थ में मैच था, जिसको वेस्ट इंडीज ड्रैग करने में कामयाब रहा था, 5वें दिन तक लेकर के वेस्ट इंडीज उसको लेकर के गया था। अब इस बार उससे तेज ये पिच बनेगी, और जैसा भी कि हम पिच पे देख रहे थे कि घास छोड़ी हुई है, और घास जो है वो दिन प्रतिदिन वो घास की जो ब्राउनेस है, जो ग्रीननेस है, वो कम होती जा रही है, और घास का जो साइज है वो भी कम होता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है घास यहाँ से हटा दी जाएगी, लेकिन जो पिच पे पेस और बाउंस है वो बरकरार रहेगा, जिसकी वजह से जो बैट्समैन है उनको उनको एक्लिमेटाइज होने में या उनको उस कंडीशन में खेलने में वो दिक्कत परेशानी का सबब होगा। ऑस्ट्रेलियंस इस पिचेस पे खेलने के आदी हैं तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो टूरिंग नेशन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से कल पाकिस्तान अपनी जो बेस्ट 11 है वो उतारेगा। इमाम उल हक होंगे, अब्दुल्ला सफ़ीक होंगे, नंबर 3 पे सान मसूद आएंगे, नंबर 4 पे बाबर आजम होंगे, नंबर 5 पे सऊद शकील होंगे, नंबर 6 पे सलमान अली आगा होंगे, नंबर 7 पे सरफराज अहमद को यहाँ पे मौका मिलेगा, क्योंकि सान मसूद ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है कि मेरे जो नंबर 1 कीपर बैट्समैन होंगे वो सरफराज होंगे। रिजवान को अभी मौका पे वेट करना होगा। तो नंबर 7 पे आपके सरफराज अहमद होंगे। नंबर 8 पे मुझे लगता है कि फ़हीम अशरफ को यहाँ पे मौका मिलेगा। बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर सकते हैं, तो एक हैंडी क्रिकेटर साबित हो सकते हैं। नंबर 8 पे आपके फ़हीम अशरफ हुए। नंबर 9 पर आपके साहिन शाह अफरीदी होंगे। नंबर 10 पर आपके आमिर जमाल होंगे, और नंबर 11 पे आपके खुर्रम शहजाद होंगे। तो ये जो टीम पाकिस्तान की सिलेक्ट हुई है, इसमें 3 पेसर हैं आपके, साहिन शाह अफरीदी, आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद। चौथे पेसर के रूप पे फ़हीम अशरफ होंगे, और 5वें बॉलर के रूप में सलमान अली आगा होंगे। यहाँ पे थोड़े बहुत हाथ आपके बाबर आजम भी बॉलिंग कर सकते हैं, साउथ शकील भी यहाँ पर बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा किस तरह से अपने बॉलर्स को रोटेट करती है पाकिस्तान टीम। यंग टीम है, थोड़ा बहुत ये अप्स एंड डाउन्स दे सकती है, थोड़ा बहुत अपने पोटेंशियल पे अगर खेलती है पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान को यहाँ पे अपना कैरेक्टर शो करना होगा, तभी कुछ बात बन सकती है, वरना चांस नहीं है।
क्योंकि सामने जो बॉलिंग अटैक होगी वो बहुत ही इस कंडीशन के आदि बॉलिंग अटैक है। आपके जॉस हेजलवुड होंगे, पैट कमिंस होंगे, मिचेल स्टार्क होंगे, लेथन नेथन लायन होंगे। तो आपको रिस्पाइट कहीं पे भी नहीं है, किसी बॉलर के अगेंस्ट में आप नहीं बोल सकते हैं कि हाँ मुझे रिस्पाइट मिलेगी इन पे। इसके बाद जो सोने पे सुहागा होगा वो होंगे मिचेल मार्स, जो कि 5वें बॉलर के ऑप्शन पर होंगे। ट्रेविस हेड बॉलिंग कर सकते हैं 6वें नंबर पे। 7वें पे आपके अगर लगता है कि हाँ बॉलिंग करवानी चाहिए तो स्टीव स्मिथ है। 8वें पे आपके पास मार्नस लाबुशेन है। तो ये सारे बॉलिंग ऑप्शंस खुले हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेइंग 11 होगी वो एज यूजुअल डेविड वार्नर होंगे और उस्मान ख्वाजा होंगे। नंबर 3 पर मार्नस लबुसैन होंगे। नंबर 4 पे आपके स्टीव स्मिथ होंगे। नंबर 5 पर आपके पास ट्रेविस हेड होंगे। नंबर 6 पर आपके पास मिचेल मार्स होंगे। नंबर 7 पे एलेक्स कैरी होंगे। 8 पे पैट कमिंस होंगे। 9 पर आपके पास लेथन लियोन होंगे। 10 पे आपके पास मिचेल स्टार्क होंगे। 11वें पे आपके जॉस हेजलवुड होंगे। तो इस तरीके से टीम पूरी की पूरी बनेगी। इंटरेस्टिंग होगा ये मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बनाम। हम लोग भी मैच लाइव देखेंगे कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान इस फर्स्ट टेस्ट को आगे ले चलती है। क्योंकि ये क्रिकेट के लिए अच्छा होगा कि पाकिस्तान यहाँ से कुछ बाउंस बैक करे और पाकिस्तान यहाँ से कुछ कैरेक्टर शो करे, जिसकी वजह से ये देखने को मिले कि हाँ टीम लड़ रही है, एकजुट हो रही है। और सान मसूद के लिए एज ए कैप्टन बहुत बड़ा मोमेंट होगा ये कि एक 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 अवे टूर में उनको कैप्टनसी मिली है, जहाँ पर उनको बहुत कुछ दिखाने को और बहुत कुछ बतलाने के लिए रहेगा। अपने पहले ही मैच में, प्रैक्टिस मैच में उन्होंने डबल सेंचुरी लगाया, जिससे उनके हौसले थोड़े से बुलंद होंगे। टीम का भी विश्वास और मोराल काफ़ी ऊपर होगा। लेकिन वो प्रैक्टिस मैच था और जब रियलिटी फेस होती है, जब रियलिटी पे आती है तो फिर पूरी की पूरी सिनारियो चेंज हो जाती है। और हमने जैसा देखा कि हफीज़ ने भी कंप्लेंट किया था कि पिच को लेकर के कि हम लोगों को बहुत स्लो पिच प्रैक्टिस करने के लिए मिली। जनरल अमूमन ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके की पिचेस नहीं होती हैं। तो उस इस क्या फ़ायदा अगर हम एक स्पिनिंग ट्रैक पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से बात नहीं बनेगी। ऑस्ट्रेलिया को हराना है या ऑस्ट्रेलिया के करीब भी जाना है तो पाकिस्तान को 150% अपने अपने प्लेयर से रिक्वायर्ड है। अगर उनके प्लेयर 2-3 प्लेयर्स चल गए तो काम उतार सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बहुत ही टफ अपोनेंट रहती है और हमेशा ऑस्ट्रेलिया का ये रहता है कि हम हमेशा एक अपर हैंड लेकर के चलते हैं। और कहीं पे भी ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा भी मार्जिन अगर मिलता है ना तो वहाँ पर वो अगली टीम को बर्बाद कर देती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम हमेशा जानी जाती है कि वो फाइनल ओवर तक, फाइनल बॉल तक वो संघर्ष करते हैं और वो अपनी टीम को लेकर के चलते हैं, स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो जिस तरीके से ये ऑस्ट्रेलियन टीम में दमखम है, मेरा मानना है कि आने वाले समय तक ऑस्ट्रेलिया एक सेफ हैंड पे है। जब तक कि पैट कमिंस उनके यहाँ पर बॉलिंग और कैप्टनसी संभालते रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया विल बी इन सेफर हैंड्स। उसके बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट के बैट्समैनों की बात हो रही है तो पाकिस्तान क्रिकेट के एक फेमस क्रिकेटर थे असद सफ़ीक। वो रिटायरमेंट अपने सारे फॉर्मेट से ले लिए हैं। उनका एक ही कहना है कि मेरे को मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, कोई मोटिवेशन फैक्टर नहीं है। अगर मैं अच्छा खेलता भी हूँ तो मुझे सिलेक्शन होगा टीम में या नहीं होगा, आने वाले कुछ समय में पता नहीं है, तो मैं क्यों एक यंगस्टर का जगह रोकूं। तो इसलिए उन्होंने अपने क्रिकेट को अलविदा कहा है और टीम को और पीसीबी को अपने 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 सर्विसेज के बारे में बता दिया है कि मैं अब अवेलेबल नहीं हूँ फॉर सिलेक्शन। आगे वो जो भी उनके पसंदीदा चीज़ होंगे वो उस पर करेंगे। लेकिन असद सफ़ीक मुझे एज ए बैट्समैन बहुत पसंद था, एक टेक्निकली साउंड प्लेयर था। 2011 में मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था, 2011 के वर्ल्ड कप में जब वो पाकिस्तान टीम के साथ खेल रहे थे। तो सेमीफाइनल में मैच था इंडिया के साथ, उस मैच में वो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। बट युवराज सिंह की एक लूप होल डिलीवरी पर वो आउट होते हुए बने और वहाँ से फिर पाकिस्तान क्रिकेट के जो सीनियर्स थे वो रिटायर हुए। आपके प्लेयर्स लाइक यूनिस खान, प्लेयर्स लाइक शाहिद अफरीदी। और वहाँ से असद सफ़ीक का नाम ऊपर आना चालू हुआ। 2015-16 में उन्होंने 2-3 शतक भी लगाए थे। स्पेशली हंड्रेड्स उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लगाई थी वो काफ़ी
काबिल तारीफ थी, जहां पर वो पाकिस्तान टीम 340 या 400 रन का चेस कर रही थी और ऑलमोस्ट असद शफीक उस मैच को अपने क्लोज तक लेकर के गए थे। इस तरीके के प्लेयर्स को ना, मुझे देखिए, बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे कि उसके साथ नाइंसाफी हुई, इसके साथ ये हुई, बट मैं यही बोलूंगा कि यार वो अपने पोटेंशियल पे ना, अगर वो 70% भी खेल जाता तो वो, बिलीव मी, ही इज अ कैलिबर कि वो यूसुफ यूहाना टाइप का प्लेयर था कि वो एक लंबा ही रेस का घोड़ा बनता। मैं उसकी एवरेजेस चेक कर रहा था तो एवरेज उतना मुझे खास नजर नहीं आया उसका कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वो सुटेबल था। 37-36 का एवरेज था उसका, 70-72 उसने टेस्ट मैचेस खेले थे, वनडे थे उसके कुछ, और T20 भी उसने खेल रखा था। लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस जो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर से हम उम्मीद करते हैं कि वो एटलीस्ट 40-45 का, हायर 45-50 के एवरेज के आसपास होगा, बट वो वहां पर नजर नहीं आया मुझे। तो असद शफीक अपने टैलेंट के साथ इनजस्टिस करते हुए, लाइक मेनीज फ्रॉम द पाकिस्तान, लाइक आपके उमर अकमल थे, अहमद सजाद थे, ये लोग अपने पोटेंशियल पे नहीं, नासिर जमशेद बहुत अच्छा प्लेयर था इनका, वो अपने पोटेंशियल पे कभी भी नहीं खेल पाए। अगर वो खेलते तो बहुत ही बड़े प्लेयर बनते, बहुत ही अच्छे प्लेयर बनते, लेकिन वक्त को और ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था और उनकी क्रिकेट यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और उम्मीद करते हैं कि आपके फवाद आलम जैसे सीनियर प्लेयर हुआ, या फिर आपके अहमद सजाद अभी खेल रहे हैं करंट पे, तो उसी तरीके से आपको अगर पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करते हुए अगर असद शफीक बाहर जाते तो मुझे बहुत खुशी होती। टेक्निकली मुझे बहुत पसंद था वो प्लेयर, बहुत क्विक, क्विट एंड क्वाइट, और अपने काम से काम मतलब रखना, कोई इधर हैंकी पैंकी नहीं करना या कोई इशू वगैरह उनके साथ कभी मैंने नहीं सुना। हमेशा अपने क्रिकेट पे फोकस रहते थे, क्रिकेट से ही वो अपना सब कुछ करते थे। बट आज के प्लेयर जैसे शोर शराबे और फैशन इन्फ्लुएंसर बनते चले जा रहे हैं, उस तरीके का प्लेयर नहीं था वो अपने क्रिकेट से ही मतलब रखता था, क्रिकेट ही खेलता था, क्रिकेट ही खाता था, क्रिकेट ही सोता था। तो इस ऐसे करके असद शफीक लाइमलाइट में आया था, और लाइमलाइट में आने के बाद उसने पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा जब तक कि वो ड्रॉप नहीं हुआ। तो हेड्स ऑफ टू हिम, हेड्स ऑफ टू असद शफीक फॉर द ब्रिलियंट कैरियर। एंड बात करते हैं आगे चल करके, तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का कल T20 मैचेस हुआ। इंडिया हारी, क्रिटिसाइज बनता था, लेकिन मुझे नहीं लगता है क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्योंकि आपको यह चीज़ देखनी होगी यार कि इंडियन टीम ने, जहाँ पर उनके कोई भी टॉप ऑर्डर के मेन प्लेयर्स नहीं है, कोई भी बॉलिंग यूनिट उनका नहीं है यहाँ पर, मतलब रेगुलर बॉलिंग यूनिट्स नहीं है, और उसके बावजूद टीम इंडिया फर्स्ट टाइम, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर टूर कर रहे हैं, वो प्लेयर्स आकर के यहाँ पर 180-185 रन मारते हैं। और उसके बाद जब बॉलिंग करने आते हैं तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ओवर था वहां पर अगर दो बार रीजा हेंड्रिक्स का कैच आउट होने का चांसेस था, लेकिन वहां पर कैच लिया नहीं जा सका। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ने कोई भी मौका नहीं दिया इंडिया को वापस करने का। इंडिया हमेशा उस टीम में, उस चेज में पीछे ही नजर आया, और 2 ओवर में 30-35 रन लग चुके थे। वहां से फिर इंडियन टीम कभी ऊपर उठ ही नहीं पाई, और गेंद काफी गीला भी हो रहा था, ग्रिप में प्रॉब्लम हो रही थी। और इंडियंस जो बॉलर हैं वो यंग बॉलर हैं यार, आपको उनको मौका देना होगा, कोई जरूरत नहीं उनके ऊपर हार्ड आने का, क्रिटिसाइज करने का, या किसी को भी कुछ बोलने का, क्योंकि ये यंग बॉलर्स हैं, मार खाएंगे, सीखेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। अगर आप इनको ये सोचेंगे ना कि ये रोबोट्स हैं, तो ये रोबोट्स वाला काम नहीं होगा। ये प्लेयर्स हैं, मार खाएंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने की ज़रूरत है आपको। अर्शदीप को यहाँ पर बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से वो मार खा रहा है, जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहा है, मुझे रिदम में नज़र नहीं आ रहा है। मैंने बहुत बार अर्शदीप को बोला है कि ये वो प्लेयर है जो टेस्ट, T20 वनडे तीनों फॉर्मेट खेल सकता है इंडिया के लिए, और ये एक अच्छा प्लेयर है। लेकिन ये अपने पोटेंशियल पे जस्टिस नहीं कर रहा है, ये उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहा है जिस तरीके से सिराज हुए या जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह हुए ये एफर्ट्स करते हैं। उस तरीके का एफर्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है आपके अर्शदीप में। और बहुत कुछ इनको सीखने की ज़रूरत है, ना तो इनके यॉर्कर्स सही पड़ रहे हैं, हो सकता है कल बॉल गीली हो तो इसलिए वो यॉर्कर्स नज़र नहीं आ रहे, स्विंग नज़र नहीं आ रहे हो, लेकिन जिस तरीके से अर्शदीप
इंटरनेशनल से एरिना में आप आए थे, उस तरीके का परफॉर्मेंस अब नहीं हो रही है। तो इस तरीके से टीम का भी मोरल डाउन हो रहा है, प्लेयर्स का भी मोरल डाउन हो रहा है, अर्शदीप का खुद का भी सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होगा वो काफी लो हो गया होगा, क्योंकि हर प्लेयर अब उसको मार रहा है। बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि वो कुछ करे ऐसा जिसकी वजह से वो बच पाए, क्योंकि वो अपने आप को विकेट टेकिंग ऑप्शन वो बॉलर है यार, वो 3-4 विकेट निकालने वाला बॉलर है। अगर वो बचने के लिए जाएगा तो कभी भी वो सरवाइव नहीं कर सकता। वो हमेशा, मैं बॉलिंग करते हुए देखता हूं तो वो बचने के लिए जाता है कि मुझे बाउंड्री ना पड़े, मुझ पे स्कोर ना हो। तो क्या डर है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मोहम्मद सिराज काफी अच्छी गेंदबाजी की है कल, लेकिन उनको लक साथ नहीं था, नहीं तो वो जितने भी एजेस लगे हैं वो सारे कैच आउट हो सकते थे। लेकिन कैच पकड़े नहीं गए, कुछ कुछ कैचेस बाहर रहे, कुछ कैचेस सामने ड्रॉप हुए हैं। तो इस तरीके से सिराज ने बॉलिंग की है कल। मुकेश कुमार भी कल रिदम में नजर नहीं आ रहे थे। पहला मैच है, मैं समझ सकता हूँ जेट लैग होगा या फिर एक हेजिटेशन होता है, एक आपको ना मतलब नर्वसनेस भी होती है प्लेयर्स को कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और साउथ अफ्रीका ऑन पेपर्स कल स्ट्रॉन्ग टीम थी इंडिया के मुकाबले, क्योंकि इंडिया में आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वो उतने नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जो साउथ अफ्रीका के रेगुलर्स की बात करूं मैं, तो इसमें से आपके हेनरी क्लासन हो गए, मिलर हो गए, मार्क रम हो गए, रिचा हेंड्रिक्स हो गए, ये सब रेगुलर प्लेयर्स हैं। ये साउथ अफ्रीका के लिए खेलते ही खेलते हैं। बॉलर्स में मार्को जॉनसन है और समसी हैं। ये 5 प्लेयर्स तो आप कहीं पे भी नहीं गए। ट्रिस्टन स्टब्स का भी नाम ले ले तो 6 प्लेयर्स आपके कहीं पे भी नहीं गए। ये प्लेयर्स रेगुलर हैं साउथ अफ्रीका के साथ, जो कि खेलते ही खेलते हैं। जेराल्ड कोटजी अच्छे बॉलर बन करके सामने आए हैं और एक एफर्ट मारते हैं वो। टीम इंडिया इस पिच पे मुझे लगता है कि टीम इंडिया कुछ 20-30 रन शॉर्ट थी, क्योंकि पिच इतनी अच्छी और इतनी शानदार थी कि इंडिया के 3 विकेट 4 विकेट गिरने के बाद भी इंडिया 180 पहुंच गया था। और बीच में इंडिया अगर स्लो नहीं खेलता, स्पेशली रविंद्र जडेजा के आने के बाद से, मतलब मुझे लगता है लास्ट के 4 ओवर में या 5 ओवर में टीम इंडिया ने सिर्फ 30 या 35 रन ही बनाए हैं। वरना ये स्कोर 195, 200, 210 होता ना, तो फिर साउथ अफ्रीका को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती थी। रेन कर्टेल मैच था, इंडिया ने सिर्फ 19.3 ओवर्स बैटिंग की थी और 180 रन बनाए थे। उसके बाद बारिश आ जाती है और जब बारिश बंद होती है, मैच शुरू होता है, तो फिर रिवाइज्ड कैलकुलेशन दिया जाता है और साउथ अफ्रीका को टारगेट मिलती है 15 ओवर में 152 रनों की, 10+ रन पर ओवर की, जो कि स्टार्टिंग के जो 2 या 3 ओवर थे ना, वहीं पे वो 50 रन साउथ अफ्रीका ले गई थी, मतलब मार चुकी थी। तो आने वाले जो 12 ओवर थे उसमें सिर्फ 100 रन बनाने थे। तो साउथ अफ्रीका के लिए और आज के T20 के लिए 12 ओवर में 100 रन कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑनेस्ट से खेलें, अगर आप मेरिट पे खेलें और अगर आप संयम रख कर खेलेंगे, आप आराम से ये स्कोर कर जाएंगे। तो साउथ अफ्रीका ने वही किया। एक बार बीच में पैनिक भी किया था साउथ अफ्रीका ने, लेकिन वो पैनिक ज़्यादा बड़ा पैनिक नहीं था। 2 विकेट लगातार गिरे थे, 120-125 रन पे 2 विकेट पे थी, सॉरी 100 रनों पे के आसपास कुछ 2 विकेट पे थी, और अचानक से फिर 2 विकेट और गिरते हैं तो 4 विकेट हो जाते। 108 रन पे शायद मेरे ख्याल से लगता है 108 के आसपास का स्कोर था। और वहां पर फिर नए 2 बैट्समैन आए थे, आपके डेविड मिलर एंड आपके ट्रिस्टन स्टब्स। ये 2 प्लेयर्स जब नए 0 पर खेल रहे थे, वहां पर एक अच्छा मौका था इंडिया को कि वो उनको घेरें। लेकिन वहां पर फिर आपके मुकेश कुमार, अर्शदीप और जसप्रीत मोहम्मद सिराज ने कसी हुई गेंदबाजी नहीं की, और जिसकी वजह से रन्स का फ्लो जो था वो कम ही नहीं हुआ। और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका आसानी से ये 13 पॉइंट कुछ बॉलों पर ही ये मैच ख़त्म करके आराम से ये मैच जीत जाता है। तो जिसकी वजह से इंडियन टीम्स थोड़ी बहुत सदमे में होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस पे चिप्स को डाउन करने की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छा खेले हो, बहुत ब्रेव से खेले हो, आप डिजर्व करते हो कि आप और अच्छा खेलो। नेक्स्ट मैच में सारी जो कसर है वो आप पूरी करो। चलिए, ये हम इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और कुछ बातें और करनी थी वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका के T20 आइज पे, जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। एंड्रे रसल का जो तूफानी इनिंग्स थी उसकी बदौलत इंग्लैंड चारों खाने चित रहा। इंग्लैंड मुझे लगता है कि बहुत ही बैड फेस के साथ अभी जा रहा है। जो भी वो करना चाह रहे हैं वो कुछ भी उनके साथ सही नहीं हो रहा है। और वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो कि उनके पास ना तो प्रॉपर टीम है ना प्रॉपर स्पॉन्सर है, वो टीम आपको हरा रही है। दैट मीन्स कि आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है या कोई ना कोई इशू है। होप करता हूँ कि जॉस बटलर इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सुधार लेंगे
और इंग्लैंड को फिर से वैसे ही मजबूत बनाएंगे जिस तरीके से इंग्लैंड 2015 के वर्ल्ड कप के बाद से थी। तो वेट एंड वॉच का रहेगा। इंग्लैंड ने इंडिया के लिए टेस्ट सीरीज में अपने स्ट्रॉन्ग 15 लोगों का अनाउंस किया है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल इन डेप्थ से कि कल हमारी टीम कैसी है और इंग्लैंड की टीम कैसी है और कैसा ये श्रृंखला होगा। इस पर हम कल अच्छे से बात करेंगे। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।